शाम का वक्त था। मुकेश मोटरसाइकिल से अपने मामा के घर से वापस आ रहा था। रास्ते में एक सुनसान जंगल पड़ता है। जंगल में आते ही मुकेश को मामा की बात याद आती है कि आते वक्त मामा ने कहा था कि अंधेरा होने से पहले जंगल को पार कर लेना। मुकेश अपनी घड़ी में समय देखता है। अरे अभी तो 5:30 ही बज रहे हैं। अंधेरा होने से पहले मैं तो घर पहुंच जाऊंगा। रास्ता जंगल के अंदर से होकर गुजरने लगता है। हालांकि रमेश भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन फिर भी उसे थोड़ा डर जरूर लग रहा था कि तभी अचानक पीछे से किसी ने हॉर्न बजाया। रमेश ने मोटरसाइकिल के शीशे में देखा तो पीछे कोई नहीं था। फिर उसने अपना सिर पीछे घुमाया, लेकिन तब भी कोई दिखाई नहीं दिया। वापस मुकेश सामने देखते हुए मोटरसाइकिल चलाने लगता है कि तभी एक बार फिर किसी ने पीछे से हॉर्न बजाया। इस बार मुकेश समझ गया कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। वो बिना देरी किए अपनी मोटरसाइकिल तेज कर देता है और अब उसकी मोटरसाइकिल पूरी रफ्तार में हवा से बातें कर रही थी कि तभी मुकेश देखता है सामने हिरण का झुंड सड़क पार कर रहा है। न चाहते हुए भी उसे अपनी मोटरसाइकिल रोकनी पड़ी। हिरणों के झुंड के निकल जाने के बाद जैसे ही मुकेश अपनी मोटरसाइकिल पर बैठता है तो पीछे से वही हॉर्न बजता है। मुकेश डर जाता है और एकदम से मोटरसाइकिल की स्पीड बढ़ा देता है। अचानक स्पीड बढ़ जाने से मोटरसाइकिल का बैलेंस बिगड़ जाता है और मुकेश मोटरसाइकिल के साथ झाड़ियों में घुस जाता है। थोड़ी देर बेहोश होने के बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके सामने एक डॉक्टर और एक नर्स खड़े हैं। इन दोनों को देखकर मुकेश डर जाता है। अरे भाई अब डरो मत, मैं कोई भूत नहीं हूं, डॉक्टर हूं और ये है मेरी नर्स। लेकिन आप लोग जंगल में क्या कर रहे हैं? दरअसल हम लोग किशनपुर जा रहे थे। वहां हमारा मेडिकल कैंप लगा हुआ है। आज शाम तक किसी भी हालत में पहुंचना था, लेकिन देखिए हमारी गाड़ी बार बार धोखा दे रही है। हमने कई बार आपको हॉर्न दिया, लेकिन आपने मोटरसाइकिल नहीं रोकी। तो मैं कोई मैकेनिक थोड़ी ना हूं जो आपकी गाड़ी ठीक करता। मुझे एक बात बताइए, जब आप मुझे रोकने के लिए हॉर्न बजाते थे और मैं पीछे मुड़कर देखता था तो आपकी गाड़ी दिखाई क्यों नहीं पड़ती थी? अरे भाई साहब, वही तो खराबी है हमारी गाड़ी में। थोड़ी देर चलने के बाद बंद हो जा रही थी। जब चलती थी तो आपके पीछे आकर हॉर्न बजाते थे और हॉर्न बजाते ही गाड़ी बंद हो जाती थी। तो आपको अपने लोगों को फोन करके बुला लेना था। आप मेरे पीछे क्यों भाग रहे थे? देखिए भाई, हम दोनों के फोन की बैटरी डाउन है ना, इसलिए हमने सोचा कि आप रुक जाओगे तो आपके ही फोन से किशनपुर फोन करके दूसरी गाड़ी मंगवा लूंगा, लेकिन आप तो स्पीड बढ़ाए जा रहे थे। कमाल है सर, आप डॉक्टर और आप नर्स, मगर आप दोनों लोगों का फोन किसी काम का नहीं है। देखिए भाई साहब, कृपया मदद करिए हमारी। इतना सुनने के बाद मुकेश को लगता है ये लोग सही बोल रहे हैं, इनको मोबाइल दे देना चाहिए। मोबाइल देने के लिए मुकेश नीचे पड़े अपने बैग को उठाने के लिए झुकता है तो देखता है कि इन दोनों के पैर उल्टे हैं। ये देखकर उसकी तो जैसे जान ही निकल जाती है। उसे समझ आ जाता है कि मामा जी ने क्यों देर से जाने पर मना किया था। डर के मारे मुकेश की हालत खराब हो जाती है। उसके चेहरे पर पसीने छूटने लगते हैं। अपने आप को संभाल कर वो डॉक्टर से बोलता है, सर एक काम कीजिए, आप मेरी मोटरसाइकिल खड़ी करवाइए, वरना सारा तेल गिर जाएगा और मैं घर भी नहीं जा पाऊंगा। मुकेश किसी तरह डॉक्टर से अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करवाता है और अपने बैग से फोन निकालने के लिए हाथ डालता है तो सोचता है, तो यार क्या करूं जो इनसे बच के निकल जाऊं। तभी मुकेश के दिमाग में एक आइडिया आता है। इनको ना दूसरा वाला फ़ोन दे देता हूँ, जिसको छोड़कर मैं भाग भी जाऊँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और मुकेश अपने बैग के दूसरी जेब से छोटा मोबाइल निकालकर भूतिया डॉक्टर को देता है। लीजिए,
आप इस मोबाइल से फ़ोन लगाओ सर, जब तक मैं मोटरसाइकिल स्टार्ट करके देखता हूँ कि ख़राब तो नहीं हो गई। इतना कहकर मुकेश मोटरसाइकिल को स्टार्ट करता है। मोटरसाइकिल के स्टार्ट होते ही वो झटके से बैग उठाकर मोटरसाइकिल को तेजी से भगा लेता है। मुकेश को भागता देख डॉक्टर और नर्स अपने असली रूप में आ जाते हैं और मुकेश का पीछा करने लगते हैं। मुकेश मोटरसाइकिल का पूरा एक्सीलेटर घुमा देता है। मोटरसाइकिल फुल स्पीड पकड़ लेती है और दोनों शैतान भी उतनी ही स्पीड में मुकेश का पीछा करने लगते हैं। दोनों बस मुकेश को पकड़ने ही वाले होते हैं कि तभी मुकेश को दूसरी तरफ मोड़ पर हनुमान जी का मंदिर दिखाई देता है। मंदिर देखते ही मुकेश बिना देरी किए मोटरसाइकिल मंदिर की तरफ मोड़ देता है और मुकेश के मंदिर की सीमा में पहुंचते ही पीछे पीछे दोनों शैतान भी पहुंच जाते हैं। लेकिन मंदिर की सीमा पर पहुंचते ही दोनों को एक जोरदार झटका लगता है और दोनों धू धू कर जलने लगते हैं। थोड़ी देर में दोनों शैतान जलकर राख हो जाते हैं। मुकेश खुशी से झूम उठता है और जय बजरंगबली कहता हुआ अपने घर के लिए निकल पड़ता है। कहानी जंगल का भूत। जंगल का राजा शेर रोज की तरह अपने शिकार की तलाश में निकलता है, लेकिन उसे कोई भी जानवर दिखाई नहीं देता। शेर का परिवार बहुत दिनों से भूखा है। उसका परिवार भी उसके पीछे पीछे शिकार की तलाश में चल पड़ता है। कुछ दूरी पर जाकर सभी पानी पीते हैं। अक्सर जानवर नदी के पास ही पानी पीने आते हैं, इसलिए शेर का परिवार नदी के किनारे ही शिकार की तलाश में बैठ जाता है। तब तक एक हाथी पानी पीने के लिए नदी के पास आता है। हाथी को देखकर शेर खुश हो जाता है और हाथी को मारने के लिए चल पड़ता है। हाथी और शेर आपस में लड़ने लगते हैं। हाथी भी शेर से कमजोर नहीं था। दोनों लड़ते लड़ते थक जाते हैं और लड़ाई बराबरी पर छूटती है। हम लोगों ने तुम्हें जंगल का राजा चुना है, इस तरह लड़कर तुम ठीक नहीं कर रहे हो। देखो, बहुत दिन से भूखा हूं मैं और शिकार करके खाना मेरी आदत है। जंगल के ताकतवर जानवरों को एक दूसरे का दुश्मन नहीं होना चाहिए। आपस में लड़कर मरने से अच्छा है हम दोनों दोस्ती कर लेते हैं। दोनों नदी में खड़े होकर बातचीत कर ही रहे होते हैं, तभी नदी के पानी के अंदर एक भूत मगरमच्छ का रूप बनाकर हाथी को पकड़ लेता है और पानी में खींचने लगता है। दोनों में बहुत लड़ाई होती है और हाथी घायल होकर असहाय हो जाता है। शेर का परिवार जब ये देखता है तो हाथी की मदद करने के लिए पानी में कूद पड़ता है और वो सब चारों तरफ से मगरमच्छ को घेर लेते हैं और उसके ऊपर एक साथ वार करते हैं। शेरों के सामूहिक वार से मगरमच्छ चिल्लाने लगता है। शेर उसे पानी से खींचकर बाहर निकालते हैं। हाथी शेर पर बहुत खुश होता है। आज तुमने मेरी जान बचाई, इस मगरमच्छ को मत छोड़ना, इसे मार कर खा जाओ। कुछ ही देर में मगरमच्छ एक विशाल राक्षस का रूप बना लेता है। पानी में रहकर मगरमच्छ से दुश्मनी। इस जंगल में अगर तुम लोगों को रहना है तो मेरी बात सुनो। मैं इस जंगल का भूत हूँ और जंगल के सारे पशु पक्षियों को मुझे राजा मानना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं सभी को मारकर खा जाऊंगा। हम लोगों का राजा एक भूत नहीं हो सकता। तुम भूतों के राजा हो सकते हो, लेकिन जानवरों का राजा तुम्हें नहीं बनाया जाएगा। जिस दिन तुम जानवरों को मारना शुरू करोगे तुम भी नहीं बच पाओगे। राजा होने की वजह से जंगल की सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मुझे मारने के बाद ही तुम किसी जानवर को नुकसान पहुंचा सकते हो। शेर, तुम जंगल के राजा हो, इसलिए मुझे प्रतिदिन एक जानवर खाने के लिए चाहिए जो तुम्हें भेजना पड़ेगा। जिस दिन तुम जानवर नहीं भेजोगे समझो उस दिन जंगल के सारे जानवर मेरे हाथ से मारे जाएंगे और उन्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। कल सबसे पहले मैं आऊंगा, तुम मुझको खा जाना, क्योंकि मैं अपनी प्रजा को मरते हुए नहीं देख सकता।
मुझे तो बस खाने से मतलब है, चाहे तुम आओ या फिर कोई और। ठीक है, कल की कल देखी जाएगी। उसके बाद शेर वहां से चला जाता है और सभी जानवरों की मीटिंग बुलाता है। जानवर शेर के सामने आते हैं तो शेर भूत और अपने बीच की सारी घटना को जानवरों को बताता है। देखो भाइयों, मैं अक्सर रात को घूमता हूँ और मैंने पुराने मंदिर के पास रात में साधना करते हुए बहुत सारे तांत्रिकों को देखा है, और तांत्रिक ही इस समस्या का हल निकाल सकता है, क्योंकि भूत हम सबसे नहीं मारे जा सकते। इसलिए हमें बिना समय गंवाए तांत्रिक के पास चलना होगा। सभी पशु पक्षी उल्लू की बात मान लेते हैं और रात में ही तांत्रिकों के पास चले जाते हैं। आगे आगे उल्लू और उसके पीछे जंगल के सभी पशु पक्षी तांत्रिकों के पास पहुंचते हैं। बहुत से पशु पक्षियों को अपने सामने देखकर तांत्रिकों के गुरु चौंक जाते हैं। क्या समस्या है? जंगल का राजा शेर तांत्रिक गुरु को सारी समस्या बताता है। तुम इस ताबीज को ले जाओ। भूत के पास जो भी जाएगा वो इस ताबीज को पहन कर जाएगा। पानी वाला भूत जैसे ही उस जानवर को मारने की कोशिश करेगा तो जलकर राख हो जाएगा। भूत शेर ने मुझे भेजा है। देख, मैं आ गया। तू कहाँ है? खरगोश की बात सुनकर भूत खरगोश के सामने आता है और खरगोश को उठाकर जैसे ही खाने की कोशिश करता है जल के राख हो जाता है। इस प्रकार जंगल के भूत से जंगल के जानवरों को छुटकारा मिल जाता है। कान काटने वाली चुड़ैल। माया एक डॉक्टर है। माया का ट्रांसफर किशनपुर के सरकारी अस्पताल में हो जाता है। शाम के वक्त जब माया गांव में आती है तो देखती है कि गांव के लोग अपने कानों को ढके हुए हैं। कुछ लोग कपड़े से अपने कान को ढके हुए हैं और कुछ लोग हाथों से। बहन, ये सभी लोगों ने अपने कान क्यों ढके हुए हैं? डॉक्टरनी जी, जब आप भी शाम को बाहर निकलें तो अपने कान को ढक लिया करें, नहीं तो कामिनी आपके कान काट ले जाएगी। माया सोच में पड़ जाती है, फिर पूछती है, बहन कौन है ये कामनी? ये लोगों के कान क्यों काटती है? क्या पुलिस कुछ नहीं करती? इस औरत के खिलाफ आपको रिपोर्ट करानी चाहिए। आप लोग अब तक चुप क्यों हैं? बताइए। डॉक्टर माया कामिनी के साथ साथ गांव के लोगों को भी भला बुरा कहती है कि वो इस औरत की हरकतों के खिलाफ आवाज ही नहीं उठाते। लेकिन माया को क्या पता कि कामिनी की सच्चाई तो कुछ और ही है। डॉक्टरनी जी, कामिनी कोई औरत नहीं, एक चुड़ैल है, और चुड़ैल पर हमारा कोई बस नहीं चलता। इसलिए कहती हूँ कि आप भी अपने कान को ढक लिया कीजिए। क्या बकवास है ये? गांव वाले आज भी भूत प्रेत और चुड़ैल को मानते हैं? भूत प्रेत चुड़ैल कुछ नहीं होता, सब वहम है। आप भी इस वहम से बाहर निकलिए। डॉक्टरनी जी, बस इतना कहूंगी कि बच के रहिएगा और शाम को अपने कान ढक के निकलिएगा, कहीं चुड़ैल आपके कान न काट ले। औरत के चले जाने के बाद माया उस पर खूब हंसती है। कैसे कैसे लोग हैं? चुड़ैल, वो भी शाम के वक्त कान काटने वाली। आज शाम को मैं गांव में निकलती हूँ और देखती हूँ कौन सी चुड़ैल है जो कान काटती है। डॉक्टर माया शाम होने के बाद गांव में निकलती है। सड़क पर कोई भी उसे नजर नहीं आता। इस गांव में शाम के वक्त बहुत कम ही लोग बाहर निकलते हैं। जब बहुत जरूरी हो तभी, नहीं तो घर में रहते हैं। माया आगे बढ़ती जाती है लेकिन कोई भी चुड़ैल उसे नजर नहीं आती। यहाँ तो कोई चुड़ैल नहीं। गांव वालों के दिमाग में किसी ने झूठ मूठ में भ्रम फैला दिया। माया इतना सोच रही होती है कि तभी उसे लगता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वो एक झटके में पीछे मुड़ जाती है और पीछे मुड़ते ही माया के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उसके सामने वही कान काटने वाली भयानक चुड़ैल खड़ी रहती है। चुड़ैल के गले में कटे हुए कान लटके रहते हैं। चुड़ैल गुस्से में माया से बोलती है, तू तो बहुत बोल रही थी, मुझे पुलिस से पकड़वाने की बात कर रही थी। लेकिन तुझे नहीं पता कि कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तूने अपने कान नहीं ढके, अब मैं तेरे कान काटूंगी।
इतना कहकर चुड़ैल डॉक्टर माया के दोनों कान काट लेती है और गायब हो जाती है। डॉक्टर माया रोती हुई अस्पताल में जाती है, जहां नर्स उसकी मरहम पट्टी करती है। थोड़ी देर के बाद वही औरत अस्पताल में आती है जिसने डॉक्टर माया को गांव में कान ढकने के लिए बोला था। क्यों डॉक्टर ने जी, मैंने आपको मना किया था ना, आपने मेरी बात नहीं मानी। मेरे साथ भी ये घटना हो चुकी है। उसके बाद वो औरत अपने सिर से साड़ी हटाकर कटे हुए कान दिखाती है। बहन, हमें जरूर कुछ करना होगा, हमें पुलिस में खबर करनी होगी। माया थाने में फोन करके सारी घटना को बताती है। उसके बाद थाने की इंस्पेक्टर आती है, लेकिन इंस्पेक्टर माया की बात पर विश्वास नहीं करती। देखिए माया, आप डॉक्टर भी हैं और समझदार भी हैं, आप भी इन गांव वालों के चक्कर में पड़ गई। ये भूत प्रेत कुछ नहीं होता, आपके कान किसी नकाब वाली औरत ने काटे हैं। पुलिस उसे जल्द से जल्द पकड़ लेगी। ऐसा करिए, आप अपने कान की कहीं प्लास्टिक सर्जरी करवा लीजिए। मैडम, अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप खुद शाम को बिना कान ढके गांव में घूम कर देखिए। इंस्पेक्टर माया की बात मान लेती है और शाम को अकेले बिना कान बांधे निकल पड़ती है। थोड़ी दूर चलने के बाद इंस्पेक्टर जब सुनसान सड़क पे पहुंचती है तो पीछे चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है। इंस्पेक्टर अचानक से पीछे मुड़ती है और चुड़ैल के ऊपर बंदूक तान देती है। कौन हो तुम और चुड़ैल बनकर लोगों के कान क्यों काट रही हो? चुड़ैल हंसने लगती है। चुड़ैल को हंसता देख इंस्पेक्टर बोलती है, मैंने क्या बोला, सुना नहीं? कौन हो तुम बताओ? अपने चेहरे से नकाब हटाओ, नहीं तो गोली मार दूंगी। तूने अपने कान नहीं ढके हैं, तेरे कान काटूंगी। चुड़ैल को आगे बढ़ता देख इंस्पेक्टर गोली चला देती है, लेकिन गोली चुड़ैल के आर पार हो जाती है और चुड़ैल और तेज हंसने लगती है। अब तू नहीं बच सकती है। इतना कहकर चुड़ैल इंस्पेक्टर के दोनों कान काट कर उड़ जाती है। कान कटने के बाद इंस्पेक्टर हॉस्पिटल की तरफ कराहते हुए भागती है और हॉस्पिटल पहुंचने पर डॉक्टर माया उसका इलाज करती है। मैडम, मैंने आपको मना किया था, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। आखिर आपका भी कान कट ही गया। अब इस चुड़ैल को कोई पहुंचा हुआ इंसान ही मार सकता है। इसे रोकना होगा, नहीं तो एक दिन सबके कान काट देगी। मैडम, मेरी जानकारी में एक बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं, मैं उनको बुला लेती हूँ। अगले दिन बाबा किशनपुर गांव में आते हैं और शाम होने के बाद गांव में निकल पड़ते हैं। साथ में डॉक्टर माया और इंस्पेक्टर भी रहती है। कुछ दूर चलने के बाद बाबा को एक पेड़ के पास चबूतरा दिखाई देता है। बाबा दोनों को वहीं पर रुकने के लिए बोलते हैं और खुद आगे बढ़ जाते हैं। बाबा कुछ दूर चले ही होते हैं कि तभी उनके पीछे चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है। बाबा एकदम से पीछे मुड़ते हैं और बोलते हैं, अरे कौन है तू और लोगों के कान क्यों काटती है? बता, नहीं तो तुझे अभी भस्म कर दूंगा। तू मुझसे पूछता है मैं कौन हूँ? अब मैं तेरे कान भी काटूंगी बाबा। इतना कहकर कामिनी चुड़ैल बाबा के कान काटने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन बाबा कमंडल का जल फेंककर उसे बांध देते हैं। बाबा छोड़ दे मुझे, जाने दे, आजाद कर दे मुझे। अरे छोड़ दूंगा तुझे जाने दूंगा, लेकिन उससे पहले जिसके जिसके कान तूने काटे हैं वो कान लौटा दे। ठीक है, मैं सबके कान वापस लगा देती हूँ। और गांव में जिन जिन लोगों के कान कट चुके थे उन सबके कान वापस आ जाते हैं। उसके बाद बाबा कामिनी चुड़ैल को आजाद कर देते हैं। चुड़ैल किशनपुर गांव छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। शहर में चोरों का आतंक छाया हुआ था। दिन प्रतिदिन चोरी की घटनाएं बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन चोर किसी के पकड़ में नहीं आते हैं। और अब तो चोरी की बात आम हो गई है। चारों चोर चोरी करते और कब्रिस्तान में जाकर सामान का बंटवारा कर देते। चोर जिस घर में जाते कब्रिस्तान की मिट्टी साथ में ले जाते।
आराम से घर में घुसकर सारा कीमती सामान चुरा ले जाते। चारों चोर एक दिन कब्रिस्तान से मिट्टी ले रहे थे, तब तक एक जिन्न प्रकट हो जाता है। जिन्न पूरी तरह से खून से नहाया हुआ है। उसे देखकर चारों चोर डर की वजह से भागने लगते हैं। जिन्न चारों को पकड़ लेता है और कहता है, तुम लोग रोज मेरे कब्रिस्तान से मिट्टी चुराते हो और छिड़क कर लोगों के घरों में चोरी करते हो। मैं तुम लोगों को एक एक करके खा जाऊंगा। कि हमें माफ कर दो, अब हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। आप जो कहोगे वही करेंगे। ठीक है, अब तुम प्रतिदिन 2 मुर्गे हमें खाने के लिए लाओगे। हम तुम्हें माफ कर देंगे, लेकिन याद रहे, जिस दिन मुर्गे नहीं लाओगे उस दिन मैं तुम लोगों को मार कर खा जाऊंगा। ठीक है। अब रात के 12 बजे चोर पोल्ट्री फार्म में जाकर जिन्न के लिए मुर्गे चुराते हैं और कब्रिस्तान में लाकर जिन्न को दे देते हैं। पोल्ट्री फार्म का मालिक जब सुबह मुर्गों की गिनती करता है तो 2 मुर्गे गिनती में कम हो जाते हैं। ये जरूर चोरों का ही काम है। अब मैं अपने फार्म की निगरानी करूंगा और चोरों को पकड़कर कानून के हवाले कर दूंगा। ऐसा सोचकर पोल्ट्री फार्म का मालिक रात में छुपकर मुर्गों की निगरानी करता है। रात के 11 बजे चोर मुर्गा चुराने के लिए आते हैं। तब तक पोल्ट्री फार्म का मालिक धीरे से दरोगा को फोन कर देता है। दरोगा पोल्ट्री फार्म हाउस पर पहुंचता है और चारों को रंगे हाथों पकड़ लेता है। चोरों को थाने ले जाकर चोरों से पूछता है, शहर में तुम लोग ही चोरियां करते हो ना? दरोगा जी, अगर हम लोग चोरियां नहीं करेंगे तो जिन्न हमें मार डालेगा। नमक हरामो, चोरियां अपने लिए करते हो और बदनाम जिन्न को करते हो। जिन्न भूत को कानून नहीं मानता, नहीं मानता। अगर हम लोग जिन्न को समय से मुर्गे नहीं पहुंचाए तो जिन्न हम लोगों को यहाँ भी आकर मार देगा। अबे तू क्या समझता है कि जिन्न के डर से मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा? इतना मारूंगा कि हेकड़ी गुम हो जाएगी। बता, तूने किस किस के यहाँ चोरियां की हैं? शहर में हम लोगों ने बहुत सी चोरियां की हैं, बहुत सी दुकानों को लूटा है। अरे किस किस का नाम लें? अब देखिएगा दरोगा जी, जिन्न इस वक्त आता ही होगा, उसके आने का समय हो गया है। कब्रिस्तान में जिन्न मुर्गा न पाकर क्रोधित हो जाता है और उन चोरों की खोज में निकल पड़ता है। अपनी शक्तियों से जिन्न पता लगा लेता है कि चारों चोर कहाँ हैं। जब जिन्न को पता चलता है कि चारों चोर पुलिस की गिरफ्त में है, जिसकी वजह से आज मेरे लिए मुर्गे का प्रबंध नहीं हो पाया, तो जिन्न और क्रोध से भर जाता है और तुरंत उड़कर पुलिस स्टेशन जा पहुंचता है। हाँ, तुम लोग यहाँ पर हो और मैं तुम लोगों का कब से इंतजार कब्रिस्तान में कर रहा था। जिन्न के इतना कहने पर चारों चोर डर जाते हैं और थर थर कांपने लगते हैं। उन्हें लगता है कि जिन्न अब उन्हें मार देगा। ऐसा सोचकर वे जिन्न से बोलते हैं, अरे हमारी कोई गलती नहीं, हम तो आपके लिए मुर्गे ही चुरा रहे थे, लेकिन फार्म हाउस वाले ने दरोगा को फोन कर दिया और दरोगा ने हमें अरेस्ट कर लिया। जिन्न चारों चोरों को जेल के अंदर ही मार देता है और खून से सना हुआ चाकू दरोगा के हाथ में पकड़ा देता है। जब तक यहाँ पर एसपी नहीं आ जाता तुम इसे पकड़ कर रखो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। दरोगा के हाथ में खूनी चाकू पकड़ाकर शैतान एसपी को फोन करता है। कौन? मैं बदलापुर थाने से बोल रहा हूँ। जय हिंद सर। दरोगा जेल में घुसकर 4 कैदियों को चाकू से हमला करके उनको मौत के घाट उतार चुका है। आप अभी आकर उसे अरेस्ट कर लीजिए। एसपी आकर दरोगा को रंगे हाथों पकड़ लेता है। चारों के खून का केस अब तुम्हारे ऊपर अदालत में दर्ज होगा। तुमने जो चारों का खून किया है, अब तुम्हारी सुनवाई अदालत में होगी। अभी तुम्हें सस्पेंड कर देता हूं, हो सकता है तुम्हें सजा हो जाए। इतना कहकर एसपी दरोगा को जेल में डाल देता है और मामला अदालत में पहुंचता है। और जिस जेल में दरोगा बंद रहता है उसमें जिन्न आकर उससे कहता है, अब तो मुझे इंसानों का ही खून अच्छा लगता है। अब तुम्हें तेरे ही खून से अपनी प्यास बुझाऊंगा। ऐसा कहकर जिन्न दरोगा को मार देता है। दरोगा के मरने के बाद जिन्न खूनी हो जाता है और शहर में कत्लेआम करके लोगों का खून पीने लगता है। ये बात एक मौलवी साहब को पता चल जाती है। मौलवी साहब जिन्न के पास जाते हैं और उसके ऊपर कब्रिस्तान की मिट्टी छिड़कते हैं। कब्रिस्तान की मिट्टी पड़ते ही वो जिन्न चिल्लाने लगता है, उसका शरीर जलने लगता है
और जलकर वो धीरे धीरे खाक हो जाता है और इस तरह जिन्न का अंत हो जाता है।